हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम सी निखिल गांधी है। आज मैं डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन में बेसिकली हम चार पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। पहला है असेट सेल, दूसरा है चेंज। चेंज किसके लिए? मेथड या फैक्टर में अगर मैं चेंज करता हूं तो उसको मैं किस तरीके से अकाउंट करने वाला हूँ। तीसरा चीज है रीवैल्यूएशन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है समझने में। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है वो है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो इसमें मैंने जो ये वीडियो है इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी सी डी। तो आज मैं ए के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ए मतलब असेट को अगर मैं सेल करता हूं तो मैं उसको किस तरीके से अकाउंट करने वाला हूं, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले चीज, चलिए एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से हम कैलकुलेट करेंगे कि बाबा किस तरीके से हमें करना है ये चीज। सबसे पहला चीज, एक असेट है मेरे पास, जो मैंने असेट परचेज किया था 1 लाख रुपीज का। असेट कितने का परचेज किया है? 1 लाख रुपीज का। अभी उस असेट का डब्ल्यूडीवी अगर आप देखते हैं तो वो कितना है? 70,000 रुपीज। डब्ल्यूडीवी उसका कितना है? 70,000 रुपीज। मैंने भाई साहब को सेल किया है। मैंने उस एसेट को सेल किया है। कितने में सेल किया है? मैंने 80,000 में सेल किया है। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है एंड मेथड है डब्ल्यूडी। चलिए, अभी इस चीज में अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो कौन सी ऐसी दो चीजें जो मुझे थोड़ी बहुत अड़कती है। सबसे पहला चीज तो ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, मान लिया ये मेरे किसी काम का आने वाला है क्या? सर अगर आपको डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है तो ओरिजिनल कॉस्ट किस काम में आएगा? तो फेंक दो ओरिजिनल कॉस्ट को, डायरेक्टली जंप करते हैं हम आपके डब्ल्यूडीवी के कैलकुलेशंस पे। तो चलिए हम वर्किंग को समझ लेते हैं। मुझे ओरिजिनल कॉस्ट किसी काम का आने वाला नहीं है तो इसको मैं कट भी कर देता हूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं डायरेक्टली आ जाता हूं आपके डब्ल्यूडीवी पे। डब्ल्यूडीवी क्या है? 70,000 है। बट यहाँ पे आप डेट में फर्क देख सकते हो। डब्ल्यूडीवी एज ऑन विच डेट है? 31 मार्च 2020। बट जब मैंने सेल किया है वो कौन सी डेट का है? वो है सितंबर 2020। बाबा ये ऐसा कैसे चलेगा यार? दोनों का डेट सेम होना चाहिए ना। जो मेरा डब्ल्यूटीवी का डेट है और जिस दिन पे मैंने सेल किया उस दोनों का डेट सेम होना चाहिए। क्यों? और सर ये आप डेट कैसे सेम लेके आओगे? मुझे डेप्रिसिएशन उतने पीरियड के लिए चार्ज करनी पड़ेगी तो ही मैं उसको सेम लेके आ जाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मार्च से लेके सितंबर तक लेके आने के लिए जो डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च है उसको डब्ल्यूडीवी एज ऑन 30 सितंबर 2020 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेप्रिसिएशन से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कॉस्ट कितना है? 70। अभी मेरा परसेंटेज कितना है? 10% ऑन डब्ल्यूडीवी विच कम्स टू 7,000। बट मार्च से लेके सितंबर तक कितना मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। मार्च से लेके सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो 7,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 3,500। एग्रीड? तो यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 3,500। तो 70,000 में से अगर मैं 3,500 माइनस कर देता हूँ तो 66,500 आ जाता है। इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज डब्ल्यूडीवी एज ऑन 30 सितंबर 2020। अभी डब्ल्यूडीवी आ गया, उसके बाद आप फटाफट नीचे लिख लीजिए। क्या नीचे लिख लेते हैं सर? हम 80,000 नीचे लिख लेते हैं। 80,000 क्या है? ये है सेल। सेल मैंने कौन से दिन पे किया था? 30 सितंबर 2020 पे। तो जो मेरा सेल का डेट है और जो मेरे डब्ल्यू का डेट है वो दोनों सेम हो गया अभी। तो चलिए अभी क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। 70,000 माइनस 66,500 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा? 13,500। ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रॉफिट ऑन सेल है। सिंपल सा कैलकुलेशन है हमारा। तो देखिए, अगर मेरे पास डब्ल्यूडीवी है तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला, अनलेस अदरवाइज वो मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम में आता है तो वो भी एसएलएम के केसेस में काम में आएगा, वरना वो काम में नहीं आने वाला है। एक बार मैंने असेट का कॉस्ट लिख लिया विच इज 70। अभी देखिए डब्ल्यूडीवी 31 मार्च का था, मुझे 30 सितंबर तक लेके आना था, तो इसलिए मैंने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अभी डब्ल्यूडीवी सेम डेट का है, सेल्स भी मेरे सेम डेट का है। तो चलिए दोनों का डेट अभी सेम हो गया है। अभी दोनों का डेट सेम होने के बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। इसी चीज को मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मैं किस तरह, तो चलिए आ जाते हैं आपके मशीनरी अकाउंट पे। मैं मशीनरी अकाउंट को बना लेता हूँ। मशीनरी में सबसे पहले आप देखते हो तो क्या था मेरे पास? 70,000 का ओपनिंग था। जो मैंने वर्किंग में किया था सेम टू सेम चीजें मैं अकाउंट में रिप्रोड्यूस करता हूँ। टू ओपनिंग 70,000। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो कुछ परचेजेस नहीं था, तो यहाँ पे मैं परचेजेस लिख लेता हूँ 0।
उसके साथ में राइट हैंड साइड में अगर आपने देखा रहेगा तो मैंने वर्किंग में 3500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। सेम चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं 3500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता हूँ। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा डब्ल्यूडीवी आया था 66,500। चलो ये सब कैलकुलेशन करके मेरा डब्ल्यूडीवी आ जाता है 66,500। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, मैंने सेल्स लिखा था। तो मैं चलिए यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ। मेरा सेल्स कितना बाय बैंक, मतलब माई सेल्स वैल्यू विच कम्स टू 80,000। चलिए यहाँ तक मेरा वर्किंग पूरा हो गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आगे मैं क्लोजिंग लिख लेता हूँ। मेरा कुछ क्लोजिंग बैलेंस है क्या? नहीं बाबा, एक ही मशीनरी था, वो पूरा का पूरा आपने बेच दिया, आपने कुछ परचेस नहीं किया था, तो आपका क्लोजिंग है जीरो। आपका क्लोजिंग क्या है? जीरो। तो चलिए ओपनिंग हो गया, बैंक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सेल्स हो गया, मेरा क्लोजिंग भी लिख लिया। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या रहेगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं टोटल लिख लेता हूँ। मेरे क्रेडिट साइड का टोटल है 83,500, मेरे डेबिट साइड का टोटल है 70। तो मैं 83,500 दोनों साइड पे लिख लेता हूँ। जो बैलेंसिंग फिगर है विच कम्स टू 13,500, वो क्या रहेगा? मेरा प्रॉफिट रहेगा। अगर लॉस कुछ रहता था तो अपोजिट साइड पे आ जाता था बाय लॉस। इस वाले केसेस में तो जीरो है वो चीज। होपफुली ये कैलकुलेशन हमें समझा है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। सेम ही कैलकुलेशन को हम समझने वाले, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस बार मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में क्या होने वाला है? नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन में आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आने वाला है। ओके, तो उस केसेस में आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे आप वो देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको इस स्लाइड के 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट क्या है? आप लोग को सबसे पहले डब्ल्यूडीवी चाहिए, दूसरा आपको सेल्स वैल्यू चाहिए, तीसरा चीज जो डब्ल्यूडीवी का डेट है और जो सेल्स वैल्यू का डेट है वो सेम होना चाहिए भाई साहब। अगर ये तीन चीजें मैं ध्यान में रखता हूँ तो मैं आराम से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये तीन चीजें आपकी आगे काम में आने वाली। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझ ले कि हमें किस तरीके से इस चीज को टैकल करना। चलिए जो इन्फॉर्मेशन थी लास्ट स्लाइड में सेम इस स्लाइड में, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है यहाँ पे आप देख सकते हो? तो दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हिच इज 31st of March 2020 30,000। अरे बाप रे! तो सर इस केस में हम क्या करें? सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आपको डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? डब्ल्यूडीवी। तो चलिए मैं वापस एक वर्किंग बना लेता हूँ। मैं वापस क्या करता हूँ? एक वर्किंग बना लेता हूँ। इस वर्किंग में मैं लिख लेता हूँ कि पापा मेरा 1 लाख रुपीज मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है। यस, 30,000 क्या है? 30,000 है मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी मैं लिख लेता हूँ। अभी इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा? मुझे आप देखोगे तो डब्ल्यूडीवी आ जाएगा एज ऑन 31st of March 2020। एक बार डब्ल्यूडीवी आ जाता है 31st of March 2020 विच कम्स टू 70,000। उसके आगे वाला जो भी कैलकुलेशन हो हमें मालूम है 70,000, उसमें से 3,500 हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा डब्ल्यूडीवी आ जाएगा एज ऑन 30th of September 2020। उससे हम सेल्स वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,500 रुपीज। सिंपल सा चीज है, जो बाकी सब चीजें थी सेम थी, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल प्रोसीजर था। वो एक एडिशनल प्रोसीजर क्या था? कॉस्ट में से हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना था। इस एक चीज को ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। जो चीज आपने यहाँ पे की है सेम चीज हम अकाउंटेंसी में करने वाला है। यहाँ पे मैं दो अकाउंट्स देखने वाला हूँ। सबसे पहला वाला अकाउंट कौन सा होने वाला है? ये हमारा मशीनरी का अकाउंट होने वाला है। मशीनरी अकाउंट में क्या रहेगा? हमारा ओपनिंग रहेगा। मेरा ओपनिंग इस बार 1 लाख रहने वाला है, 70,000 नहीं रहने वाला है। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सेम है, मैं आपसे पूछूंगा कुछ भाई साहब हमने कुछ परचेज किया है क्या? आप बोलोगे नहीं सर हमने कुछ परचेज किया हुआ नहीं। कुछ क्लोजिंग है क्या मेरा? नहीं सर आपका कुछ क्लोजिंग नहीं है क्योंकि आपने पूरा का पूरा सेल कर दिया। तो जो भी मैंने सेल किया है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में एक असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। सर ये आपने क्यों किया? देखिए मुझे डब्ल्यूडीवी चाहिए। कितना डब्ल्यूडीवी चाहिए? 70,000। ये 70,000 मैंने कैसे निकाला? 1 लाख माइनस 30,000। तो 1 लाख जो मुझे यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है ये मुझे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये जो 30,000 दिख रहा है ये भी मुझे एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो ही मेरा 70,000 आ जाएगा। तो चलिए जो 1 लाख रुपीज है मैं ट्रांसफर करता हूँ असेट डिस्पोजेबल अकाउंट में। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय असेट डिस्पोजेबल अकाउंट 1 लाख रुपीज। सेम वे मैं दूसरे अकाउंट पे आ जाता हूँ विच इज नथिंग बट योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं ओपनिंग लिख लेता हूँ। मेरा यहाँ पे ओपनिंग क्या है? क्वेश्चन में हमें बोला गया है 30। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेप्रिसिएशन कुछ है क्या? एज ऑन
31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को कोई डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। मैं जीरो लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग हमारा जीरो है भाई साहब, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं? असेट डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही असेट से रिलेवेंट है और वो पूरा का पूरा असेट में सेल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना क्लोजिंग बैलेंस जीरो लिख रहा हूँ। तो चलिए मैं आ जाता हूँ, असेट डिस्पोजल अकाउंट आ गया 30,000। अभी मैंने क्या किया, 1 लाख रुपीज मुझे ट्रांसफर करना है, तो मैं 1 लाख असेट के डेबिट साइड में लिख लेता हूँ मशीनरी 1 लाख रुपीज, एंड उसके क्रेडिट साइड में भाई साहब मैं लिख लेता हूँ बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। तो 1 लाख में से अगर आप 30,000 माइनस करते हो तो कितना बचता है? 70,000 बचता है। अभी 70,000 बचने के बाद आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, प्लीज आप इस चीज को भूलिएगा मत। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ 3,500। अगर एक बार मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ तो कितना अमाउंट आ जाता है? 66,500। अभी ये 66,500 में से मुझे सेल्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, विच कम्स टू 80,000 रुपीज। उसके आगे का क्या पार्ट है सर? उसके आगे आप बैलेंस कर लीजिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर है आपका वो आपका क्या रहेगा? वो आपका प्रॉफिट रहेगा, विच कम्स टू 13,000। अगर कुछ लॉस रहता था तो वो आपके क्रेडिट साइड में आ जाता था, जो इस वाले केसेस में तो जीरो है। होपफुली ये चीज आपको समझी है। इसके पार्ट बी जिसकी मैं बात करता हूँ, अगर मैं कोई भी फैक्टर या मेथड चेंज करता हूँ तो मैंने ऊपर उसका लिंक शेयर कर दीजिए, आप ऊपर उसका लिंक देख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सम को कर लेता हूँ, हम एक सम का प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए चलिए आ जाते हैं आपके सम पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015 certain machinery of 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On 1st of July 2015, same year, machinery of 2 lakh was acquired. चलिए ये फर्स्ट ईयर का था, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ लेता हूँ। ऑन 1st of July 2016, मतलब नेक्स्ट ईयर, द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st of January 2015 have become absolute and was auctioned for 3,86,000 and was for auction for 3,86,000, and on the same date fresh machinery was purchased at a cost of 4 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st of December at a rate of 10% on WDV method. Prepare machinery account. चलिए सिंपल सा चीज है, हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड समझना है कि हम इसको किस तरीके से टैकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, एक बार वर्किंग करने के बाद हम मशीनरी अकाउंट भी साथ में बना लेंगे। चलिए मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी अगर आप देखते हो तो मैंने एक मशीनरी परचेज की है। कब परचेज की है? 1st of January 2015। कब परचेज किया है मैंने? 1st of Jan 2015। अगर आप देखते हो तो मैंने कितने की मशीनरी परचेज की है? यहाँ पे 5,82,000 की मैंने मशीनरी परचेज की है। और उसी टाइम पे मुझे इरेक्शन के चार्जेस, इरेक्शन मतलब देखिए ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली मैं मशीनरी के साथ इनकर करता हूँ तो मुझे कॉस्ट में प्लस करना पड़ेगा। प्लस मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ, कितना अमाउंट रहने वाला है? वो रहने वाला है 18,000। वो मैंने सेम डेट पे खर्चा किया, तो टोटल मेरा मशीनरी का कॉस्ट कितना रहने वाला है? 6 लाख रुपीज। उसके साथ अगर आप देखते हो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑन 1st of July 2015, ऑन 1st of July 2015 आपने एक और मशीनरी परचेज की। कितने की मशीनरी परचेज की है? 2 लाख रुपीज की। एग्रीड है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर खत्म होता है। जब ये नेक्स्ट ईयर में आता है, नेक्स्ट ईयर में डायरेक्टली 2016 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में डायरेक्टली 1st of
जुलाई 2016 की बात करते हैं भाई साहब। यहाँ पे इन्होंने दो चीजें की है, एक तो सेल किया हुआ है, सेल कितने में किया हुआ है अगर आप देख सकते हो तो इन्होंने सेल किया हुआ है 3,86,000 में, 3,86,000 पे सेल किया। और उसी दिन पे सेम डे पे इन्होंने एक मशीनरी परचेज भी किया हुआ है। कितने का मशीनरी परचेज किया हुआ है? 4 लाख रुपीज का। तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा समराइज वर्जन हो जाता है। चलिए अभी मैं इसका वर्किंग कर लेता हूँ और वर्किंग के बाद मैं इसका अकाउंट भी बना लूंगा। तो मैं 3 मशीनरी इसमें बाइफरकेट करने वाला हूँ। एक तो हमारा मशीन 1 है, एक तो हमारा मशीन 2 है, एक हमारा मशीन 3 है। मशीन 1 का कॉस्ट प्राइस मैं लिख लेता हूँ और उस भाई साहब को मैंने कब परचेज किया था वो भी मैं लिख लेता हूँ। मशीन 1 को मैंने परचेज किया हुआ है अगर आप देखते हो तो 1 जनवरी 2015 को। कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2015 को। कितने का परचेज किया है? 5,82,000 प्लस 18,000 विच कम्स टू 6 लाख रुपीज। उसके बाद अगर आप देखते हो तो मैंने सेकंड एक मशीनरी परचेज किया। कब मैंने ये मशीनरी परचेज किया अगर आप देखते हो तो 1 जुलाई 2015। कितने की भाई साहब ये मशीनरी परचेज की है? 2 लाख रुपीज। तो मेरा 2015 यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोनों का कॉस्ट मैं लिख चुका हूँ, दोनों का मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलिए डेप्रिसिएशन कितना आएगा अगर मैं मशीन 1 की बात करता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं मशीन 1 की बात करता हूँ तो 10% आएगा। कब से आएगा? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मशीन 1 के लिए लिख लेता हूँ M1 कितना रहेगा? 6 lakhs into 10%, which comes to this multiplied by 10%, which comes to 60,000। जब मैं मशीनरी 2 की बात करता हूँ तो मैंने कब परचेज किया? वो मैंने परचेज किया 1 जुलाई 2015 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो अगर मैं 6 मंथ्स के लिए बात करता हूँ तो मशीन 2 के लिए भी मैं लिख लेता हूँ मशीन 2 इज इक्वल टू 2 lakhs इंटू 10%। बट यहाँ पे सिर्फ एक और कैलकुलेशन आएगा इंटू 6/12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उसको यूज किया तो 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन आएगा इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल फॉर यूज था, नॉट एक्चुअली यूज किया। तो चलिए यहाँ पे मैं WTV लिख लेता हूँ। WTV भाई साहब कितना आ गया? फर्स्ट वाले केसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 lakhs माइनस 60,000 विच कम्स टू 5,40,000। सेकेंड वाले केस की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 लाख माइनस 10,000 कम्स टू 1,90,000। एग्रीड है? ये कौन सा ईयर है? ये आपका ईयर है 2016। अभी 2016 में 2-3 चीजें हुई है, प्लीज उस चीज का ध्यान दीजिएगा। एक तो मैंने मशीनरी परचेज भी किया है, दूसरा मैंने मशीनरी सेल भी किया है। एक मैंने मशीनरी परचेज किया है, दूसरा मैंने मशीनरी सेल किया है। तो प्लीज, मैंने मशीनरी सेल कब किया? 1 जुलाई 2016 को। और ये जो WTV है, ये जो WTV है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? 1 जनवरी। चलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 Jan 2016। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई साहब इस मशीनरी को मैंने सेल किया हुआ है कब? 1 जुलाई 2016 को। और इस भाई साहब का WTV कब है? 1 January 2016। WTV का डेट और सेल का डेट अलग अलग है, तो सबसे पहले आप उसके सेल का डेट है और जो WTV का डेट है उसको सेम लेके आ जाइए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 January 2016 से लेके 1 July 2016 तक जितना भी डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेता हूँ ओनली फॉर मशीनरी 1। हाँ, कितना रहेगा? 5.4 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। एग्रीड? which comes to 5 lakh multiplied by 10% into 6/12, 27,000 डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसके साथ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो मैंने एक और मशीनरी परचेज किया है सेम रेट पे, एक और मैंने मशीनरी परचेज किया है सेम रेट पे। तो चलिए यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख लेता हूँ और ये कॉस्ट किस भाई साहब का होने वाला है? ये होने वाला है 1 July 2016। कितने का मैंने परचेज किया? 4 लाख रुपीज का। ठीक है, अभी ये 3,86,000 में मैंने मशीनरी 1 को सेल कर दिया। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ मैं दो चीजें और भी कैलकुलेट कर लेता हूँ।
क्या, मैं मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी मशीनरी 2 की जब बात आती है तो मशीनरी 2 अभी पूरा साल मेरे लिए था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं M1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं M2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं M3 लिख लेता हूँ। मशीनरी 2 इस बार पूरे साल के लिए मेरे साथ था, तो 1.9 लाख इंटू 10% खत्म, तो यहाँ पे आ जाता है 19,000। कितना आ जाता है? 19,000। जब मैं मशीनरी 3 की बात करता हूँ तो विच इज 4 लाख इंटू 10%, बट यहाँ पे ये भाई साहब 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ है, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल फॉर यूज था ना, तो दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितना आ जाता है? 20,000। तो चलिए मैं WDV लिख लेता हूँ। अभी मैं WDV कैसे लिखूंगा आप ये देख लीजिए। WDV मशीनरी 1 की जब मैं बात करता हूँ, और फिर मैं मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 की मैं बाद में बात करूंगा। मशीनरी 1 का WDV क्या है? आपने मशीनरी 1 को डेप्रिशिएट किया है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट किया है मैंने? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए मैंने डेप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने उसको 1 जुलाई 2016 को बेच दिया था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ WDV कौन से दिन पे, ये है 1 जुलाई 2016। और बाकी दो और WDV मैं लिख लेता हूँ, ये कब रहेगी? ये रहेगी 31 ऑफ, ये रहेगी 31 दिसंबर 16। चलिए यहाँ पे मैं WDV लिख लेता हूँ, विच कम्स टू 5,40,000 माइनस 27,000, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,90,000 माइनस 19,000, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4,00,000 माइनस 20,000, 3,80,000 आ गया। देखिए पहले वाले केसेस में मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2016 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उसको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो क्यों, क्योंकि भाई साहब 6 मंथ्स के बाद मैंने उसको बेच दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं नीचे सेल्स वैल्यू लिख लेता हूँ। हमारा सेल्स वैल्यू कितना है? सेल्स वैल्यू, चलिए सेल्स वैल्यू है मेरा 3,86,000, मैंने क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो दिस माय बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस। 5,13,000 वाली चीज अगर आपने 3,86,000 में बेची है तो आपका लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है मेरा? 1,27,000 का। इसी चीज को हम अकाउंट बना लेते हैं बस। चलिए मैं ऊपर जाता हूँ, भाई साहब का अकाउंट बना लेता हूँ साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए एक डेट का कॉलम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक डेट, यहाँ पे विल बी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे विल बी अमाउंट, और उसी चीज को मैं रिपीट कर लेता हूँ। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2016 को। कितने की मशीनरी परचेज की है? आपने मशीनरी परचेज की है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्किंग, मैंने 6 लाख की मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 जन 2015। चलिए 1 जनवरी 2015 को मशीनरी परचेज की, तो टू बैंक सबसे पहले मैंने कितना पे किया? 5,82,000 पे किया। डायरेक्टली 6 लाख नहीं लिखना है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके साथ मैंने सेम दिन पे मैंने क्या किया है? मैंने चार्जेस पे किए हैं, इंस्टॉलेशन इरेक्शन चार्जेस पे किए हैं। तो बाय बैंक डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिख सकता हूँ relating to machinery to bring the machinery into present condition and location, which comes to 18,000। एग्रीड है। उसके साथ अगर आप वर्किंग में देखते हो तो आपने 1 जुलाई 2015 को और एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे मैं 1 जुलाई लिख लेता हूँ। 2015 को मैंने एक और मशीनरी परचेज की है टू बैंक, कितने की परचेज की है? 2 लाख रुपीज की। चलिए एंड भाई साहब डेप्रिशिएशन कितना है? 60,000 एंड 10,000। हमने यहाँ पे डेप्रिशिएशन भी कैलकुलेट किया ना भाई साहब, कितना है? दिस इज 60,000, दिस कम्स टू 10,000, टोटल है 70,000। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
31 दिसंबर 2015। इसी डेट पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कम्स टू 70,000 रुपीज। और उसके बाद भाई साहब उसी दिन पे हम क्लोजिंग बैलेंस भी लेंगे यहाँ पे। बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप देखते हो तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। 7,30,000 आ जाएगा। और ये चीज आप यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो, इन दोनों का जो टोटल होने वाला है वो 7,30,000 ही होने वाला है, जो हमने वहां पे अकाउंट में निकाला था। तो चलिए मेरा ये ईयर मेरा क्लोज हो जाता है। अभी मैं नेक्स्ट ईयर में आ जाता हूँ, विच इज माई 1st of January 2016। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू ओपनिंग बैलेंस 7,30,000 एग्रीड है। उसके साथ अगर आप देखते हो, चलिए ये मेरा ओपनिंग हो गया। उसके बाद मैंने क्या क्या चीजें की है मैं लिख लेता हूँ। एक तो हमने मशीनरी परचेज की है 4 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे मैं मशीनरी लिख लेता हूँ परचेज किया हुआ। टू बैंक, एक हमने मशीनरी परचेज की है 4 लाख रुपीज की, ये लिख लेता हूँ मैंने कब किया, ये हमने 1st of July 2016 को हमने मशीनरी परचेज की थी। उसके साथ अगर आपको याद रहेगा तो हमने एक मशीनरी सेल भी की है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेम डेट। यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय बैंक मशीनरी सेल कितने में की है, 3,86,000 में हमने मशीनरी सेल किया। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू था हमारा 3,86,000 एंड मैंने लॉस किया है 1,27,000 का, प्लस उसके साथ मुझे डेप्रिसिएशन भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने सेल किया है इतने का, उसी दिन पे मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना अमाउंट था, अगर आप वहां पे देखते हो तो 27,000 था। उसके साथ हमारा लॉस हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉस लिख लेता हूँ बाय लॉस ऑन सेल। ये भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 1,27,000। इन तीनों के साथ मैं एक और चीज लिख लेता हूँ। यस मालूम है सर, ये 31 दिसंबर का रहेगा, बट ये क्या रहेगा, ये डेप्रिसिएशन रहने वाला है बाकी दोनों के ऊपर। 31 दिसंबर 2016 यहाँ पे मैं बाय डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ। और ये भी किन मशीनरी के लिए रहने वाला है, ये मशीन 2 और ये मशीन 3 का डेप्रिसिएशन रहने वाला है। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन था 19,000 एंड मशीन 3 का डेप्रिसिएशन था 20,000। चलिए अभी क्या लिख लेते हैं, अभी हमारा बैलेंस फिगर आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस सेम डेट कितना रहेगा। चलिए एक बार ये देख लेते हैं। दिस -579,000 5,51,000। अगर ये चीज को मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ तो इन दोनों का अगर आप WDV को ऐड करते हो 3,80,000 प्लस 571 को अगर आप ऐड करते हो तो 5,51,000 आंसर आ जाता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है और हमने रिकैलकुलेट करके भी देख लिया है। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए अभी पार्ट बी का मैंने ऊपर लिंक शेयर कर दिया, प्लीज पार्ट बी के लिए आप ऊपर देख सकते हैं। पार्ट बी का मैंने लिंक ऊपर शेयर कर दिया, आप ऊपर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।